नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत में आज जिन खबरों पर चर्चा होगी उसमें सबसे पहले संसद में 150 पुराने कानूनों को खत्म करने की पूरी तैयारी हुई। भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल और भारतीय साक्ष्य बिल, ये तीनों आपराधिक कानून संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो गए हैं और आज इन बिल को लेकर संसद में चर्चा पर बात करेंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर होगी प्रधानमंत्री मोदी के आतंकवाद पर दिए गए इंटरव्यू की, जहां पर पीएम मोदी ने आतंकवाद पर क्लियर मैसेज दिया। क्या कहा पीएम मोदी ने, इसकी बात होगी। साथ ही हाथों में त्रिशूल लिए हर हर महादेव का नारा लगाते हुए भक्तों का जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। क्या है कटास राज की महिमा। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं संसद के फ्लोर पर रखे गए 3 कानूनों की खबर के साथ। तारीख पर तारीख अब खत्म होने वाली है। देश में 150 साल से चल रहे अंग्रेजों के कानून को खत्म करने की तैयारी हो चुकी है। तीनों ही आपराधिक कानून संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित कर दिए गए। इसके अलावा 2 अन्य विधेयक भी पास हुए हैं। लोकसभा में 3 क्रिमिनल लॉ बिल पर आज चर्चा हुई और इस चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार अंग्रेजों के कानूनों में बदलाव करने जा रही है, जो कि कानून आम आदमी के लिए जी का जंजाल बन चुके थे। उन्हें खत्म करने के लिए संसद के पटल पर रख दिया गया है। मौजूदा कानून आईपीसी को बदलकर भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है। कौन कौन से बदलाव हुए हैं उसकी डिटेल जानकारी इस वक्त आपके सामने। मौजूदा कानून क्या है, सबसे पहले आईपीसी का जिक्र करती हूं, जो कि अब नया कानून बनके भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। सीआरपीसी मौजूदा कानून का प्रारूप, इसे बदलते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून कर दिया गया है। तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी कि साक्ष्य को लेकर जुड़ा हुआ कानून, और अब नया कानून करते हुए इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना दिया गया है। ये है क्रिमिनल लॉ, जिनका मौजूदा कानून का स्वरूप ये है, नया कानून का स्वरूप है जो इस वक्त आपके सामने है। इसी को लेकर अमित शाह की तरफ से लोकसभा में जब इन बिल पर चर्चा की जा रही थी, क्या कहा गृह मंत्री ने, आपको सुनवा देते हैं। रक्षा मंत्री में बिल पेश कर रहा था, बता रहे थे 2003 में कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसका साक्षी का सेवन 2023 में कल ही माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ आया। सजा कब होगी वो तो अभी किसी को मालूम नहीं। मानिए सालों के सालों तक तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पढ़ते रहते हैं। पुलिस न्यायपालिका को दोषित करती है, सरकार पुलिस और न्यायपालिका दोनों को दोषी करते हैं, और पुलिस और न्यायपालिका बैठती है तो सरकार को दोषित करती है। सब एक दूसरे के पीछे कानून का सहारा लेकर हमने इस कानून में ढेर सारी चीजों को हमने स्पष्ट कर दिया। देखिए, बदल चुके हैं क्रिमिनल लॉ, लेकिन इसके साथ ही सवाल यह है कि आखिर इन क्रिमिनल लॉज को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूं। दरअसल आप ये जानिए कि पहले और अब के कानून में बदलाव क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम आईपीसी की। आईपीसी में धाराएं जो बदलकर कौन सी धाराएं हो जाएंगी, नई धाराएं कौन सी हैं और कौन सी धाराएं खत्म कर दी गई हैं, इसी सिलसिलेवार तरीके से तीनों कानूनों को लेकर आपको जानकारी दे देती हूं। सबसे पहले बात आईपीसी की करेंगे, जिसमें 511 की जगह अब 356 धाराएं हो चुकी हैं। बदलेगा इसमें क्या, 175 धाराएं। जो नई धाराएं इसमें लगाई गई हैं वो है 8, और जिन्हें खत्म किया गया है उनकी संख्या है 22। अब आ जाइए सीआरपीसी। सीआरपीसी में कुल मिलाकर 533 धाराएं हैं। 160 धाराएं इसमें से बदल जाएंगी, जिसमें 9 नई धाराएं और जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। अब तीसरा आ जाइए इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें 167 की जगह अब 170 धाराएं हैं और इसमें 23 धाराएं बदल जाएंगी, जिसमें एक नई धारा है, क्योंकि ये 167 से 170 पहुंचा। बदलाव 5 का किया जाएगा, यानी कि 5 धाराएं खत्म करते हुए एक धारा को जोड़ते हुए 23 धाराएं बदल जाएंगी और अब इसमें 170 इसकी संख्या हो जाएगी। जाहिर है कि इन कानूनों से बदलाव बड़ा होने वाला है और इसी के प्रयास में आज ये लॉ, क्रिमिनल लॉ बदलते हुए नजर आए। इसको लेकर, इस बदलाव को लेकर गृह मंत्री ने क्या कहा वो भी सुनिए। तो पहली बार हमारे संविधान का जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट के हिसाब से कानून अब मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। मान्यवर जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है।
मन अगर यहाँ का है तो तुरंत समझ में आ जाता है, मन अगर यहाँ का नहीं है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मोदी सरकार पहली बार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है। ये मानव अधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसे अब बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है। इन नए कानूनों के आने के बाद आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा बदल जाएगी। आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाना भी अब आतंकवाद होगा। तस्करी और नकली नोट का उत्पादन, उसका प्रोडक्शन करना भी आतंकवाद होगा। सरकारी अधिकारी के खिलाफ बल प्रयोग करना भी आतंकवाद होगा। देश की एकता, अखंडता को खतरे में डालना भी आतंकवाद होगा। विदेश में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। यानी कि अब खालिस्तानियों की खैर नहीं है। आम जनता को डराने के लिए कोई काम करना भी आतंकवाद की श्रेणी में होने वाला है। इसका मतलब यह है कि अब डर की नीति नहीं चलेगी। जनता को अगर डराया तो जेल के लिए तैयार रहना होगा। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। मान्यवर, इसके साथ साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम, यानी कि अब राजद्रोह कानून खत्म होगा और देशद्रोह पर कोर्ट को 3 साल के अंदर अंदर फैसला सुनाना होगा। यानी कि टाइमलाइन भी तय है। छोटे अपराध में जेल नहीं, सामुदायिक सेवा करने के लिए मिलेगी। बड़े अपराध के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस से पूछताछ की अनुमति मिलेगी और लिंचिंग मामले में अब उम्र कैद की सजा होगी। केंद्र सरकार पर लिंचिंग को लेकर विपक्ष हमेशा से आक्रामक रहा है, लेकिन आज संसद का नजारा बदला हुआ था और गृहमंत्री अमित शाह लिंचिंग पर कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। संसद में अमित शाह ने कैसे पूर्व गृहमंत्री पी चिदम्बरम पर निशाना साधा, ये भी आप देखिए। एक बार मैं किसी भाषण में चिदम्बरम साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदम्बरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो, ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं उन बदलावों की जो ये कानून बनने के बाद धरातल पर नजर आएंगे। जैसे कि भड़काऊ भाषण देने वालों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ये एक बड़ा बदलाव है। इसके साथ ही गैंगरेप के दोषी को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। नाबालिग से रेप के दोषी को मौत की सजा होगी। भगोड़ा देश में हो या फिर ना हो, उसका ट्रायल जारी रहेगा और सजा भी दी जाएगी। ऑनलाइन मुकदमों की जानकारी मिलेगी, पीड़िता के बयान की रिकॉर्डिंग होगी और क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम अनिवार्य रहने वाली है ताकि साक्ष्य इकट्ठे किया जा सके। ब्लड सैंपल लेने के लिए गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं होगी। संपत्ति की कुर्की होती है तो उसका आदेश कोर्ट देगा। अपराधी का रिकॉर्ड डिजिटल होगा, यानी कि हमेशा के लिए। 180 दिन के अंदर जांच को खत्म करके ट्रायल होगा और 90 दिन के अंदर चार्जशीट को फाइल करना मस्ट होगा। बहस खत्म तो 1 महीने में फैसला देना होगा। 2027 तक हर कोर्ट अब ऑनलाइन हो जाएगा। हर केस का ऑनलाइन स्टेटस नजर आएगा कि वो पेंडिंग है या फिर उसमें फैसला आ चुका है, और फैसला आया है तो फैसला है क्या। इसके अलावा आपको यह भी बताएं कि लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 को भी इसी के साथ पारित कर दिया गया। दूरसंचार विधेयक पर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बहस का जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि इस विधेयक में डिजिटल भारत निधि यानी कि यूएसओएफ यानी कि यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड को बदलने के संबंध में प्रावधान किया गया है। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक 2023 भी राज्यसभा से पारित हो चुका है। और आइए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर है प्रधानमंत्री को लेकर। प्रधानमंत्री का मैसेज किसको लेकर क्लियर है? आतंकवाद को लेकर क्लियर है।
जब से पीएम मोदी ने सत्ता संभाली तब से आतंकवाद पर भारत की नीति क्लियर कट रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से खालिस्तानी आतंकी कनाडा और अमेरिका से भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। कनाडा और अमेरिकी सरकार ने इस पर चुप्पी साध ली थी, लेकिन अचानक से ही कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर मारा गया तो कनाडा ने भारत पर आरोप लगा दिए। अमेरिका ने भी पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप पूर्व भारतीय अधिकारी पर लगाए, लेकिन अमेरिकी ये सोच रहे थे कि भारत बैकफुट पर इससे चला जाएगा। पीएम मोदी ने ये क्लियर कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में पीएम ने कहा है कि अगर कोई हमें जानकारी देता है तो हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर धमकाने का काम भी नहीं चलेगा। भारत को इसकी भी चिंता है। आतंक पर मोदी की दो टूक, पश्चिमी देशों को धो डाला। पीएम मोदी ने ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में आतंक पर अपनी नीति क्लियर कर दी। बहुत दिनों से कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानियों की हत्या पर भारत पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। पहले तो पीएम ने अपना स्टैंड बताया और फिर डबल स्टैंडर्ड पर पश्चिमी देशों को धो डाला। पीएम मोदी ने अमेरिका में एक भारत के मोस्ट वांटेड की हत्या की साजिश के आरोपों का जवाब देते हुए कहा, अगर कोई हमें जानकारी देता है तो हम निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे। अगर हमारे किसी नागरिक ने कुछ भी अच्छा या बुरा किया है तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार हैं। हमारी प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है। इससे पहले भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की साजिश करने के आरोप लगे हैं। अमेरिका उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में विदेशों में मौजूद कुछ अतिवादी गुटों की गतिविधियों पर भी गंभीर चिंता जताई। पीएम मोदी ने कहा, अतिवादी तत्व अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर धमकाने में जुटे हैं और हिंसा को उकसा रहे हैं। दरअसल पीएम का मतलब खालिस्तान पर अमेरिका और कनाडा की चुप्पी से था। पीएम का सीधा संदेश था कि भारत के आतंकियों को हम गंभीरता से लेंगे। आपको भी अपना डबल स्टैंडर्ड बंद करना होगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती। आतंक पर आप भी कार्रवाई करें। आपको बता दें कि भारत ने 2020 में खालिस्तानी पन्नू को आतंकी घोषित किया था, जो आतंकवादी गुट सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है। भारत ने बार बार कहा है कि पश्चिमी देश खालिस्तानी आतंकवाद को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पाकिस्तान में स्थित कई हिंदू मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, लेकिन पाकिस्तान ने मंदिरों की बुरी हालत की। लेकिन कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनमें आज भी दुनिया भर से भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, और इन्हीं में से एक कटास राज मंदिर। माथे पर तिलक, हाथों में त्रिशूल लिए, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए 55 भारतीय यात्री आज पाकिस्तान रवाना हुए। इस मंदिर की खासियत क्या है, इस पर हम बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। हर हर बम बम की गूंज। हर हर महादेव के नारे के साथ हम लोग निकल रहे हैं और वहां दर्शन करेंगे। भक्तों का निकला टोला, हर हर बम बम बोला। अभी इस साल हमारा 60 लोगों का जत्था है और हम जाएंगे कटासराज महादेव का दर्शन के लिए। जय भोले की गूंज, पाकिस्तान की गूंज। ये त्रिशूल आप देख रहे हैं बाबा के प्रतीक चिन्ह है, और ये इसमें डमरू भी है, भगवान का रुद्राक्ष भी है, और ये त्रिशूल है। ये भौतिक और जो 3 ताप हैं वो तीनों तापों को ये हरण करती है। यही भगवान का त्रिशूल है। हम लोग भगवान को वहाँ दर्शन कराएंगे, इस त्रिशूल को वहाँ, और वापस हम लोग वहीं पे हम लोग त्रिशूल को रख देंगे, स्थापित कर देंगे और भगवान का दर्शन करके वापस आएंगे। माथे पर तिलक, हाथों में त्रिशूली, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए भक्तों का टोला पाकिस्तान की तरफ रवाना हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव के जयकारों के साथ हिंदू तीर्थयात्रियों का जत्था जब पाकिस्तान रवाना हो रहा था तो भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हिंदू तीर्थयात्रियों को
अटारी सीमा के रास्ते से पाकिस्तान भेजा गया है। हमारा जो यात्रा है वो पहले कटास राज महादेव जो कि किला कटास के नाम से जाना जाता है वहाँ लाहौर में, पंजाब में। उसके बाद हम लोग लाहौर में कृष्ण मंदिर लाहौर और लव कुश का समाधि स्थल। इससे हम कहेंगे कि हम लोगों की उपेक्षा की जा रही है, हमारी सनातन धर्मों का उपेक्षा की जा रही है दोनों सरकार से। इसलिए मांग करते हैं कि जितना अधिक से अधिक हो सके, क्योंकि हम लोग पूरे भारत से आते हैं। ये जत्था में अभी 55 लोग हैं। जत्था ऐसे 66 के हम लोग ने वीज़ा लगाने के लिए दिया तो था 149 का, लेकिन फिर 66 हुआ, फिर उसका 63 हुआ, उसके बाद 55 लास्ट में काट के उन्होंने किया। ये जत्था 5, 6, 7 दिन के लिए जा रहा है। आपको बता दें कि रवाना हुए इस जत्थे में 55 लोग शामिल हैं, जो पाकिस्तान के कटास राज महादेव और अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए पाकिस्तान रवाना हुए हैं। जत्थे में शामिल तीर्थयात्री देश के कोने कोने से आए। इनकी तीर्थ यात्रा 19 दिसंबर से शुरू हुई है, जो 25 दिसंबर तक चलने वाली है। अमृतसर के श्री दुर्गियाना मंदिर से इन हिंदू तीर्थयात्रियों को धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक रवाना किया गया। 149 लोगों ने पाकिस्तान में हिंदू धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए वीजा लगाया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 55 को ही वीजा मिला। पाकिस्तान हर बार आश्वासन देता है कि वीजा की संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। लेकिन भक्त अपने महादेव के दर्शन करने की कोशिश हर बार करते हैं, ताकि इस बार नहीं तो अगली बार नंबर आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो 55 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, इसके लिए निकल चुके हैं। लेकिन इस मंदिर की आखिर खासियत क्या है, श्रद्धालु क्यों यहाँ पर? देखिए, पाक पंजाब के चकवाल में कटास राज मंदिर है। 5000 साल पुराना मंदिर है ये, और इसी मंदिर में सती की याद में भोलेनाथ के आंसू गिरे थे। कहा यह जाता है कि इन्हीं आंसुओं से तालाब का निर्माण हुआ था, और इसे कटाक्ष कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तालाब के चारों ओर ये मंदिर तैयार है, और मंदिर के परिसर में 7 मंदिर है, इसीलिए इसे सतगृह के रूप में भी जाना जाता है। 12 साल पांडव भाई वनवास के दौरान इसी मंदिर में थे। जंगलों में घूमते हुए जब पांडवों को प्यास लगी, तो उनमें से एक पांडव कटास कुंड के पास जल लेने के लिए आए, और उसी समय इस कुंड पर यक्ष का अधिकार था। तब यक्ष ने सवाल का जवाब देने के बाद ही कुंड से जल लेने के लिए कहा। पांडव यक्ष के सवालों का सही जवाब ना दे सके और वहीं बेहोश हुए, और आखिर में वहां पर युधिष्ठिर आए, और तब उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का जवाब देते हुए, उसके साथ जवाब देते हुए सभी सवालों के जवाब दे दिए। जवाब देने के बाद ही कुंड से जल लेने के लिए कहा गया था, और इसी के बाद आखिर जल मिल पाया। यही है इस मंदिर की खासियत।